नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। अ, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस वजह से ये थोड़ा आपको क्वालिटी ऑफ वीडियो थोड़ा खराब लगेगा। मैं एयरपोर्ट पे हूँ और वहीं से जो भी सर्विस है उसी के हिसाब से ये आपके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, आज ओवरव्यू का दिन है, थर्सडे है, मैं श्रीनगर से लौट रहा हूँ और श्रीनगर की बात भी थोड़ी कर लूँगा। उससे पहले 3 विषय हमेशा की तरह अ, आपातकाल से हम लोग बात नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था। श्रीनगर के इंटीरियर में गया था, उधर फिर मैं गोवा गया, मुंबई गया। ये सब कुछ ना कुछ अलग-अलग लोगों से मिल रहा था। तो पहला वही आपातकाल और भाजपा के जिस तरह से उसको स्थिति और उसके अनुभव साझा करने की बात कह रहे हैं, उस पे भी बात करेंगे। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन में ये बात हुई है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन में जाएँगे। वहाँ पे बातचीत करेंगे इलेक्शन को लेके। और तीसरा ईरान इजराइल में और यूएसए इसमें कौन हारा कौन जीता और किसको इसका फायदा हुआ, किसने मुंह की खाई, कौन मुंह के बल गिरा। हमेशा की तरह आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम में सब्सक्रिप्शन के रूप में देनी होती है। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आपसे सहयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अ, आपातकाल। आपातकाल दिवस को भाजपा को लगा कि एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है जिसमें वो किसी भी तरह से इसको भुनाने की कोशिश में थी और एक डिस्क्रेडिट करने की कोशिश में थी पूरे ऑपोजिशन को। अ, पहली चीज तो यह है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि उसके पास लीगेसी है इमरजेंसी से लड़ने की, तो मेरे हिसाब से वो एक अनफाउंड उसका एक मिसप्लेस्ड नोशन है। पहली चीज तो ये हुई कि जब आपातकाल लगा था 1975 में, उसके पहले के रनअप को भी देख लीजिए। जब आपातकाल लगा था उससे पहले एक रनअप में दो दो चीजें मुख्य रूप से हुई थी। एक चीज हुई थी गुजरात में जो एक सरकार आई थी जिसको तो एक बहुत मामूली मामला था। मामूली मामला ये था कि स्टूडेंट्स के इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस की फीस बढ़ी थी, डिसकंटेनमेंट था। उस पर एक बड़ा आंदोलन डेवलप हुआ 74 में और फिर वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में मतलब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन मन भावना लोकतांत्रिक रूप से उनकी चुनी हुई सरकार थी, उनका पूरा मैंडेट, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा और फिर नया इलेक्शन हुआ। वो एक अलग बात है कि जिस भ्रष्ट मुख्यमंत्री के लिए ये सारा कुछ हुआ था, वो मुख्यमंत्री फिर जनता पार्टी के साथ आके मिल गया था। तो ये इस विषय पे जिसका कम ध्यान है। दूसरा फिर जो बिहार से जयप्रकाश नारायण जी ने जो बात की थी, उसकी भी बात करेंगे। दो तीन चीजों को इसलिए करना आवश्यक है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपातकाल भारत के लोकतंत्र का एक सबसे खराब अध्याय रहा है। मतलब ये खराब अध्याय है। लेकिन उसका एक और पक्ष ये है कि वो सारा कुछ संविधान के दायरे में रह के किया गया था। अगर आज का जो दौर है उसमें अगर आपको ये लगता है कि उस समय की सरकार अगर चाहती तो उस समय भी सीबीआई था, ईडी नहीं था तो उसका कोई और रूप था, उस समय भी पुलिस थी, उस समय भी इनकम टैक्स था। तो क्या ये जो काम आज हो रहा है ये उस समय नहीं हो सकता था? जब आपातकाल लगा तो उसको घोषित रूप से संविधान की एक धारा को ध्यान में रखते हुए आपातकाल लगा। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि उसको कितना उचित था, कितना अनुचित था। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल लगना इंटरनल इसके लिए उस लोकतंत्र को कमजोर करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक रूप से एक नहीं कई बार इससे माफी मांग ली है। इससे उसने ये उसने स्वीकार किया है कि ये उनसे एक एक गलती हुई थी। लेकिन दो तीन चीजें और हैं। एक चीज ये है कि उससे जो लोग जो उससे परेशान हुए थे वो पॉलिटिकल लोग। मेरे घर में भी मेरे मेरे भाई जेल में रहे उस आपातकाल के दौरान। बहुत से लोग जेल में रहे। मेरे मेरे बहुत से इर्द गिर्द के लोग हैं। मेरा जो एक सगा भांजा था उसी समय राजघाट बनारस के थे जहाँ जेपी बहुत आते रहते थे। मेरे बहनोई वहाँ काम करते थे। उसकी मृत्यु हुई उस जून में। और उससे बहुत सी चीजें हर घर ने उसको इफेक्ट किया था। लेकिन आज जब आप देखते हैं तो आपातकाल को दो तीन चीजें याद रखिएगा। आपातकाल का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन, जिसने लिखित रूप से एक नहीं अनेक टिप्पणियां लिखी थी। उस संगठन का नाम था आरएसएस। आरएसएस के जो उस समय
प्रमुख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को एक नहीं कई चिट्ठियाँ लिखी और ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट में गूगल खुद करके देख लीजिए, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आरएसएस उस आपातकाल का सबसे बड़ा घोषित समर्थक आरएसएस, और आरएसएस को जब इंदिरा गांधी बहुत तवज्जो नहीं दे रही थी, तो अपनी पैरवी करा रहा था विनोबा भावे से। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड। तो क्या आज की तारीख में भाजपा अपने मात्र जो संस्था है, उसकी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी माँ को गाली दे रही है, अपने बाप को गाली दे रही है? आपकी संस्था उसकी समर्थ है। आप आज उसको कह रहे हैं कि क्या-क्या उसकी स्मृतियाँ करो, तो उसकी स्मृतियों में तो ये भी याद करिए ना कि आपके जो आरएसएस प्रमुख थे, उन्होंने क्या-क्या चिट्ठी लिखी थी, उसको भी याद कराइए। दूसरी बात ये है कि उस समय के आपातकाल में एक कुछ लोग मिल जाएंगे। देखिए, उसमें 2 पक्ष थे। मेरे ख्याल में आपातकाल का राजनीतिक से ज़्यादा जो संजय गांधी को जिस तरह का रन मिला था फ्रीडम, वो गलत है। मैं आपातकाल से ज़्यादा ये मानता हूँ कि संजय गांधी की जो दखलंदाजी थी सरकार में, वो सब सर्वथा अनुचित थी और शायद उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भुगता था। लेकिन एक एक उस आपातकाल का एक और पक्ष है। ये सारे लोग एंटी कांग्रेसिज्म के नाम पे, एंटी कांग्रेस के नाम पे उस आपातकाल का विरोध हुआ था। मैं सिर्फ याद के लिए और जानकारी के लिए याद दिला दूं, जब 77 में इमरजेंसी हटी, तो पहली चीज ये है कि इमरजेंसी हटने के बाद जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कराए, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, वो लेवल प्लेइंग फील्ड। उस समय किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई धोखाधड़ी हुई, इलेक्शन में इस तरह से किया गया। वो इलेक्शन फेयर फेयर। आज क्या इलेक्शन फेयर फेयर है? आज क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये प्रश्नों के जवाब आपको स्वयं देने होंगे। दूसरी बात, उस समय जब इलेक्शन हो गया, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रूट मेजोरिटी नहीं मिली थी जनता पार्टी को। लेकिन जब इलेक्शन हो गया, जनता पार्टी के सामने ये आया कि अब कौन लीड करेगा इस देश को, तो 3 विकल्प थे: मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह। तीनों लोग कौन थे? कांग्रेसी थे ना। तो जनता पार्टी की भी लीडरशिप उन्हीं कांग्रेस में अपना वो तलाश रही। अगर एंटी कांग्रेसिज्म से आप कहते हैं कि वो लगी इमरजेंसी, तो आप भी तो फिर उन्हीं के, आपको अपना नेतृत्व उसी में तलाश रहे थे। वही चरण सिंह, वही जगजीवन राम, वही मोरारजी देसाई, वही कांग्रेस के लोग। और दूसरा एक और वो है कि उस जनता पार्टी का जो नेता बना, उस नेता का नाम था चंद्रशेखर, और उस जनता पार्टी का जो महासचिव बना, उसका नाम था रामकृष्ण हेगड़े, और दोनों कांग्रेस की पैदाइश थी। तो ये आपको अजीब सा नहीं लगता? जिस कांग्रेस से आप कह रहे थे हम लड़ रहे हैं, उसी कांग्रेस में ही आप अपना नेता चुन रहे थे। और वो बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि उसका एक रेफरेंस है। कांग्रेस इस देश में एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। उसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उसका बड़ा हस्तक्षेप, और उसी के उसे किया था। अच्छा तो किया था, बुरा किया था, जल्दी था, देर था। लेकिन उसी के सामने जो दूसरा उसका एक संगठन है, जो अपने को, जिसके लिए कहा जाता है ना, जिसने नाखून भी नहीं कटाया, जिसके जिसके नेतृत्व में जिसमें वो है, जिनका एक अलग इतिहास है, उसको आज नहीं दोहराएंगे। उन लोगों का जो आज संगठन आज है, उसमें से आप खुद देख लीजिए उस संगठन में कितने लोग आज बीजेपी में शामिल है। बीजेपी का जो नेतृत्व है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उसमें क्या उस कांग्रेस से आए हुए लोग नहीं है? आज बहुत से कांग्रेस है। मैं अपने भाई की बात करूँ, तो कांग्रेस में आके एमपी बने, वो जनता दल में भी एमपी थे, कांग्रेस में भी आके एमपी बने। मेरा कहना है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है, वो किसी भी पार्टी में, जो कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, किसी को एक धारा थी उस तरह से बात। तो ये बताना कि ये खराब था और ये अच्छा था, तो इस तरह से तो गोधरा भी याद रखा जाएगा। गोधरा के जो दंगे हुए, उसको भी तो याद रखेंगे लोग। मोदी जी, वो भी तो बताइए, आपने गोधरा के दंगे का, आपने जो जो और काम किए हैं इस देश में, नोटबंदी दिवस भी तो याद रखना चाहिए ना। आपने पूरे देश को तहस नहस कर दिया। तो ये बात आपातकाल की विषय है। अब मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर लूँ। इलेक्शन कमीशन में जिस, चतुराई नहीं बोलूंगा, जिस तरह से उसने घुटने टेक दिए, और वो पूरी तरह से भाजपा की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने लगा है। इलेक्शन कमीशन ने फिर अपने रूल बदले, और रूल ये बदले कि 45 दिन से ज्यादा वो सीसीटीवी फुटेज को नहीं रखती। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक 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 विपक्ष कहता है कि देश में बेईमानी हुई इलेक्शन। मेरे हिसाब से इस देश का विपक्ष नहीं, अगर 2 आदमियों को भी लगता है कि बेईमानी हुई, तो आप उस बेईमानी का दूर करिए, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। हम जवाब नहीं देंगे। हम जवाब ही नहीं देंगे
हम उन सारे रास्तों को बंद करने लगेंगे जहाँ से जवाब माँगे जा सकते हैं। जवाब क्या माँगेगा? नहीं, जवाब माँगेगा जिसमें पर्चा साहब जब थे प्राचा माफ़ कीजिएगा, प्राचा साहब जब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आए सीसीटीवी फुटेज का, तो आपने कह दिया कि नहीं, नहीं थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगा, ये तो केवल वो कर सकते हैं। फिर आपने उस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया और इतना महँगा बना दिया कि एक जगह की रिकाउंटिंग और उसके लिए आपने कुछ उसके लाखों रुपए डाल दिए। कुछ अजीब-सा कुछ 30-40 हज़ार रुपए एक बूथ का। एक लोकसभा इलेक्शन में मोटे तौर पे करीब-करीब 20 बूथ 2000 बूथ को अगर आप मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि ये केवल अडानी जी, अंबानी जी ही इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। कोई राजनेता तो इसको नहीं अफ़ोर्ड कर सकता है जो सही में नेता है। व्यापारी आज नेता बन के आ गए हैं, बिज़नेसमैन बन के आ गए हैं, उसकी एक अलग बात है। इन सब में वो इलेक्शन कमीशन कॉर्नर पे है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें आपसे पूछा गया था कि भारत की राजधानी क्या है? और भारत की राजधानी में कितने लोग रहते हैं? आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं सर्दियों के मौसम में अंगूर खाना चाहिए और उसमें ये खाना चाहिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? और अब आप कह रहे हैं आपने जवाब एक एक भी बात का नहीं किया है। आपने कहा है कि अगर कुछ और है तो आप आके हमसे फिर बात करिए। उसका एक डिटेल लेटर फिर गया है कांग्रेस की तरफ से कि आपने हमारे इन प्रश्न भाई उनसे मांगा क्या जा रहा है? उनसे दो चीजें मांगी जा रही हैं। मतदाता सूची इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। मतदाता सूची मांगी जा रही है कि आप महाराष्ट्र इलेक्शन में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ उसकी मतदाता सूची दे दीजिए, फिर जब विधानसभा इलेक्शन के महीने बाद उसकी मतदाता सूची दे दीजिए। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। आप वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपने चोरी की है। अगर चोरी नहीं की है तो सूची निकाल के दे दिए। ये किसी भी कंप्यूटर मतलब हम लोग तो कंप्यूटर कुछ नहीं जानते। मेरे दफ्तर का जो कंप्यूटर चलाता है लड़का, ये उसके लिए शायद 5-10 मिनट का काम है। ये 15 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। गेटिंग अ इलेक्शन रोल व्हिच इज़ ऑलरेडी देयर इन डिजिटल फॉर्मेट, वो सिर्फ निकाल के आपको दे देना है। उसको आपको ये तो कहा नहीं जा रहा है कि आप उसकी हमें प्रिंट कॉपी दीजिए। ये सब डिजिटल कॉपी है। आप क्यों भाग रहे हैं उससे? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी पकड़ी जाने से ज़्यादा ये है कि देश के लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है इलेक्शन, चुनाव। और अगर चुनाव की प्रक्रिया में ही लोगों के मन में शक है, तो मेरे ख्याल में वो ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये अपने उस रोल को निभा पाने में निभा पाना तो दूर की बात है, वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। क्योंकि लोगों का ये विश्वास अगर होता है कि भाई कुछ भी कर लो, इलेक्शन कमीशन तो उसके हाथ में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये तो हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात कर लें ईरान, इज़राइल और यूएसए। इसका क्या फ़ायदा हुआ? मेरे हिसाब से इस पूरे जो जो जद्दोजहद रही, उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ईरान है। और मैं आपातकाल की एक बात और अंत में करूँगा क्योंकि मैंने सोचा था बात कहीं फिर वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपातकाल की एक बात और अंत में करके खत्म करूँगा। लेकिन पहले ईरान, इज़राइल और यूएसए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मेरे हिसाब से ईरान है। ईरान की जो सत्ता है, वहाँ पे खमेनी साहब के अगेंस्ट उनका एक एक व्यवस्था थी क्योंकि वो लोकतांत्रिक ढंग से नहीं है, वो अपने को सुप्रीम लीडर बोलते हैं और उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर, बाकी लोग उनके यहाँ और वो अपने को सुप्रीम लीडर बोलते हैं। उस व्यवस्था में उनके अगेंस्ट भी एक जनमानस था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही वहां पे इजराइल ने ये कार्रवाई की, वो सारे जनमानस अपनी व्यक्तिगत चीजों को बुला के उनके पीछे खड़ा हो गया। नंबर एक। नंबर दो, ईरान में वो शिया लीडरशिप है। जब आप किसी भी लीडरशिप को देखते हैं तो मुसलमानों में शिया और सुन्नी में सुन्नियों का नंबर ज्यादा है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन मैं एक रफ एस्टिमेट हूँ, 90% से ऊपर सुन्नी है। शियाओं का नंबर कम है। कभी भी शियाओं की लीडरशिप नहीं हुई है। वो अलग बात है कि मतलब बहुत सी जगहों पे शियाओं का इंटरफेरेंस बहुत रहा है, लेकिन उनकी लीडरशिप। आज आपने क्या किया? आज उस हमनैनी के पीछे पूरा वो जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो खड़ा हो गया है। और जो आपकी जो सऊदी अरेबिया की लीडरशिप थी, जो अपने को इसका चौधरी मानते थे मुस्लिम पॉलिटिक्स का, इस्लामिक पॉलिटिक्स का, उनकी थू-थू हो रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कश्मीर से आ रहा हूँ, मेरे साथ जो ट्रेवल कर रहे हैं वो मुसलमान हैं। सब लोगों को आज ये लग रहा है कि सऊदी अरेबिया ने उनको ठगा, उस पॉलिटिक्स को ठगा। और वहाँ पे ईरान बिल्कुल पीछे आ गया और ईरान में विजय दिवस मनाया जा रहा है। क्यों विजय दिवस मनाया? अमेरिका में हम लोगों को पहले लगता था ना कि हमारा वाला बहुत गाली देता है, मालूम नहीं क्या क्या कहता है, मंगलसूत्र भेज देंगे और
जर्सी गाय है, लेकिन जो बड़ा वाला है जो वहाँ बैठा हुआ है वो तो गाली, और अंग्रेजी की गाली तो थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को, उतना समझ में नहीं आता है तो हंसते रहते हैं लोग उस गाली पे। गंदी गंदी गाली दे रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स को गाली दे रहा है। अ, मतलब वो अपने CNN को गाली दे रहा है और कह रहा है ये सब झूठे हैं, ये सब बेईमान हैं। उनके यहाँ सारे मीडिया को गाली देना ट्रंप ने शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी पोल खुल रही है। ट्रंप जिस तरह से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे कि मैंने ये मार दिया, मैंने वो मार दिया, अब आंकड़े आ गए हैं। अब बिल्कुल साफ ये है, ईरान और ट्रंप, यूएसए ने जो रेड किए, उस रेड के बाद उनके न्यूक्लियर ठिकानों का कुछ दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि वो जो भी क्षति हुई है वो कुछ वीक में उसको कवर कर लेंगे, साल छोड़ दिए, वीक या मैक्सिमम कुछ महीनों में वो रिकवर हो जाएगा वो क्षति। तो उनकी ऐसी कुछ क्षति नहीं है। दूसरा, उनके यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट आया है कि जो हम अपना काम कर रहे थे वो कार्रवाई हम करते रहेंगे। तो उसमें जिसको कहते हैं ना मुंह की खाई में, एक तो जो कहीं से बात बिल्कुल साफ निकल रही है कि इसमें कहीं ना कहीं चाइना का रोल रहा है, क्योंकि थैंक यू चाइना, थैंक यू। अब ट्रम्प भी इस समय थैंक यू चाइना कर रहे हैं, और उसका ये मानी हुई बात है, कहीं कह नहीं रहे हैं कि ईरान के ऊपर दबाव चाइना का था, चाइना उनको पूरी तरह से मदद कर रहा था। चाइना ने कहा कि ईरान ने कहा कि भाई सीज फायर के लिए हम तैयार है, वो बंद कर देंगे, हम भी बंद कर देंगे। और उसमें शायद कहीं ना कहीं इनका रोल रहा है, क्योंकि ये ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम जो सैंक्शन है ईरान का उसको खत्म कर रहे हैं, और अब चीन जो है वो तेल इंपोर्ट कर सकता है। तो उस सैंक्शन, और जैसे उम्मीद ये है कि अगले, अब 2-4 दिन में होता है कि 1-2 हफ्ते में होता है, ईरान का सैंक्शन खत्म होने दिखाई दे रहा है। शायद इसी बात पे सीज फायर हुआ है। और इसराइल जो आयरन डोम के जो बिग बॉस थे, सुपरमैन, वो तो निमरा हो रहे हैं। उनको अपनी, जिसको कहते हैं ना, उनकी ऐसी दुर्गत हुई है कि उसका कहना ही क्या। मैं अंतिम बात इसलिए कहना चाह रहा था कि अंत में करेंगे। आपातकाल को ये कह रहे थे, मैं कश्मीर में, और कश्मीर में मैं एक एक व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। वो व्यक्ति सार्वजनिक उसमें है, वो जुमे की नमाज में आते हैं, वो एक उनकी धार्मिक लीडरशिप है, वहाँ के पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट है। अ, उनके घर मेरा आज अपॉइंटमेंट, मैं कश्मीर गया था और लोगों से भी मिलने। उसमें आज सुबह जब मैं इसलिए इस बात को ला रहा हूँ, मैं मीरवास साहब के घर गया था। मीरवास उमर फारूक साहब हैं, इनके यहाँ मेरे जो कश्मीर में आप सब लोगों ने देखा होगा जलील राठौर साहब हैं, शायद ये सब लोग मेरे यहाँ आते हैं। इन लोगों ने कहा था कि आपका एक बातचीत कर सकते हैं, मेरा शाम का जहाँ 11:15 का लोगों का टाइम हुआ था कि 11:15 बजे आ जाए, 15 मिनट का या 20 मिनट का हम लोग बातचीत करेंगे, वहीं से फिर एयरपोर्ट पकड़ लेंगे। वहां जब पहुंचे तो 2 मिनट के अंदर मालूम नहीं कहा से पुलिस आई, और पुलिस ने कहा कि क्या आपने परमिशन ली है इनसे मिलने की? हमें भाई, हमें तो पता नहीं था। मेरे ये लोकल जो जर्नलिस्ट हैं, ये मेरे साथी हैं, इन लोगों ने उनसे बात की है, मेरी तो बात भी नहीं है। मैंने आपसे पहले हमें अपने रखा, मैंने डिप्टी वाइस से बात की, एसपी से बात की, क्या क्या की, फिर उनका और कहा कि यहाँ मत खड़े होइए, आप लोग यहाँ से हट हमें कौन सा कोई धरना प्रदर्शन वाले का, हमें चले गए। फिर उनका आधे घंटे बाद आया, उसने कहा तो सॉरी, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, उस अधिकारी से तो मेरा कुछ है नहीं, वो तो अपने हुक्म बजा रहा था। वी आर सो सॉरी कि हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते। फिर मेरे जो साथी हैं मीरवा साहब का, उनके पास फोन आया कि मैं माफी चाहता हूँ कि ये आपको इस तरह का हो। हमने कहा नहीं, अब हम और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये क्या आपातकाल नहीं है? एक व्यक्ति जो कश्मीर में रहता है, उसकी, मैं पॉलिटिकल फिलोसफी की बात नहीं करता, अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, जो भी कहता है, वो वहाँ पे जो ग्रैंड मॉस्क है, वहाँ के जुमे की नमाज के दिन वो अपना एक सरमन देते हैं, हो जाते हैं। लेकिन उनसे बात, और ये एक बार नहीं, उनका बहुत कॉमन चीज है, उनसे बात कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये डिसाइड होता है दिल्ली। कश्मीर में लोकल जो लोकल सरकार है, वो खुद भी मानती है कि उसका कुछ वजूद नहीं है,
और वहाँ के लोग भी मानते हैं कि ये कहता तेरा जो टैक्सी वाला था वो कहने लगा कि अरे साहब ये तो 50 टिकट ट्रांसफर करने की इनका इस सरकार का दम नहीं है, ये कौन सी। तो तय ये हमको और आपको करना है कि एक उस 18 महीने के आपातकाल को मोदी जी आज उसको एक बड़ा इशू बना रहे हैं। और जो पिछले मेरे हिसाब से 2019 से तो घोषित आपातकाल आपने कश्मीर में लगा रखा है, मणिपुर में तो आप आपातकाल लगा भी नहीं रखे हैं। 11 साल से आपने कश्मीर में क्या कर रहे हैं, 2010 में तो आपने कश्मीर में उसका जवाब कौन देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।